सो गाइस, रिलायंस पावर लिमिटेड में लगभग 10 क्लेरिफिकेशन कंपनी की तरफ से आ चुके हैं कि अनिल अंबानी का पिछले 3.5 साल से ज्यादा हो चुका है, कुछ लेना देना नहीं है रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा से। बट स्टिल प्रेशर हर बार देखने को मिलता है। क्या अब ये प्रेशर जो लास्ट सेशन रिलायंस पावर पर देखने को मिला है, ये अनिल अंबानी की वजह से या फिर चार्ट पैटर्न ने अब कुछ और कंडीशन क्रिएट कर दी है? आने वाले 2 सेशन हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेंगे। क्यों? खबर आती है कि 1450 करोड़ की अनिल अंबानी यहां पर कहे कि रिलायंस ग्रुप की प्रॉपर्टीज को वापस से क्या किया गया है, इन्वेस्टिगेट किया गया है, जिस पर कंपनी का क्लेरिफिकेशन आता है अगले ही दिन कि भैया, इस पर आओ पहले पॉइंट पे, कि भैया कोई रिलायंस पावर से रिलेटेड प्रॉपर्टी नहीं है, रिलायंस इंफ्रा से रिलेटेड प्रॉपर्टी नहीं है, और पिछले 3.5 साल से लगभग अनिल अंबानी का हमारे ग्रुप में कुछ लेना देना ही नहीं है, विच हैज नॉट बीन अ पार्ट ऑफ रिलायंस ग्रुप। रिलायंस कम्युनिकेशन जो है रिलायंस ग्रुप का पार्ट नहीं है पिछले 6 साल से, और पिछले 3.5 साल से अनिल अंबानी का भी कुछ लेना देना नहीं है हमारे ग्रुप में। इस केस को वापस से नहीं उठाएंगे, हम मुद्दे पर रहते हैं। ठीक है, तो कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है। 10वीं बार लगातार ये क्लैरिफिकेशन लगभग कंपनी की तरफ से है यहां पर। और आगे आते हैं, कंपनी ने यहां पर और क्या बताया है, जो भी ऑर्डर शीट के अंदर आपके ऑपरेशंस हुए हैं और जो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज आया है, उसका रिलायंस पावर या रिलायंस इंफ्रा के ऊपर कुछ लेना देना नहीं है, और इन सब का कंपनीज के ऑपरेशन पर या कंपनी के मैनेजमेंट या ग्रोथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये कंपनी के 50 लाख शेयर होल्डर्स को ये कंपनी बताना चाहती है, रिलायंस पावर। ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और ऑलमोस्ट हर बार जब भी रिलायंस पावर ने इस तरह का स्टेटमेंट या क्लेरिफिकेशन दिया है, हर बार वापस से रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब भी कोई कंपनी, क्योंकि मामले पुराने हैं सारे। अभी आपने रिसेंटली एक अपडेट में देखा होगा पिछले हफ्ते कि कुछ प्रॉपर्टीज और जब्त की गई थी, लगभग 1300 करोड़ के आसपास की थी, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज रिलायंस इंफ्रा से रिलेटेड थी, कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसका कंपनी पर क्लैरिफिकेशन भी दिया था इस पॉइंट पर कंपनी ने। पिछले हफ्ते की खबर है लगभग। ये मामले सारे पुराने हैं और अनिल अंबानी उस समय कंपनी का हिस्सा थे। तो दिक्कत यह है कि इन्वेस्टर्स कई बार क्या होता है ना, स्पेक्युलेटिव हो जाते हैं कि भैया कोई मामला निकल करके इस पर भी अगर आ जाए, क्योंकि सारे पुराने मुद्दे हैं, तब क्या होगा। तो ऐसे स्पेकुलेशन जब मार्केट में आते हैं तो इन्वेस्टर्स एग्जिट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कुछ नहीं पता, कल को आकर के यहीं पर ही कुछ निकल करके आ जाए। कोई पेपर निकला रिलायंस पावर से रिलेटेड कि भैया यहां पर भी फेक बैंक गारंटी थी, तो कुछ नहीं कह सकते। अभी कुछ अवेलेबल नहीं है तो सब ठीक है, सब कंपनी कह सकती है। जब तक अवेलेबल नहीं है तो कंपनी कह सकती है कि भैया हमारे ऑपरेशन या पर हमारे ग्रोथ पर कोई इफेक्ट नहीं है, जब तक कुछ नहीं निकल करके आ रहा। लेकिन स्पेकुलेशन के बेसिस पर आपके जो बड़े इन्वेस्टर है वो अपना पैसा एग्जिट करते हैं, और वो आपको कैसे पता चलेगा? मार्केट कैप की हिस्ट्री उठा करके देखना, पिछले 6 महीनों के अंदर रिलायंस पावर का मार्केट कैप कैसे चला है, आपको वहां से पता चलेगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड, एफआईएस, डीआईएस, इनका डाटा आपको पता कब दिखता है? 1 महीने के बाद में। यानी कि अगर आपको दिखे कि एक बार रिलायंस पावर का ना एफआईएस का डाटा देखते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास सितंबर का डाटा अवेलेबल है, जहां पर नजर आता है कि आपके एफआईआई ने सितंबर के टाइम फ्रेम, यानी कि जुलाई से लेकर के 30 सितंबर के बीच में खरीदारी करी है। कितने? 0.16% की 0.16% की खरीदारी करी है एफआईआई ने। यह डाटा आपके पास सितंबर 30 तक का है, यानी सितंबर 30 के बाद में एफआईआई ने क्या किया है, आपको अभी तक, आज की 22 तारीख तक नवंबर की, आपको कुछ अता पता नहीं है। समझ रहे हो? तो जब वो डाटा आएगा आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि कहीं ना कहीं इन सभी खबरों का इंपैक्ट ना अब एफआईआई अपने ऊपर लेने लग गए हैं। तो हमें इन सब चीजों को देखना होता है ध्यान से। हमारा पैसा है, हमें अपने पैसों को इज्जत देनी आनी चाहिए। हमारा इन्वेस्टमेंट है, हमें अपने इन्वेस्टमेंट को इज्जत देनी आनी चाहिए। और वो इज्जत हम कैसे देंगे? अच्छा रिसर्च करके। ठीक है, वापस आते हैं आपके पॉइंट पर। तो ये कंपनी की तरफ से क्लेरिफिकेशन है। क्या और कुछ इसमें है समझ लायक? नहीं। कंपनी ने साथ में ये भी कहा है कि भैया ये दोनों ही एंटिटीज, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा जो है, ये डेट फ्री हैं। ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट कंपनी की तरफ से है। और एसेट्स के बारे में बताया है,
और रिलायंस इंफ्रा के कुछ प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में भी यहाँ पर कंपनी ने अपडेट किया, और रिलायंस पावर के भी कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में कंपनी ने अपडेट किया है। तो ये है पूरा क्लेरिफिकेशन कंपनी की तरफ से। ये रहा हमारा चार्ट। आप क्या देख पा रहे हो कि सुज़लोन ने ना 2023 से लेकर के 2024 तक बहुत बड़ा रिटर्न दिया है। 8 रुपए का शेयर 80 रुपए तक चला जाता है 2023 से 2024 के अंदर। भैया क्या ये रिटर्न काफी नहीं है? बिल्कुल। एक इन्वेस्टर जो कि 8 रुपए या 30 रुपए पर भी या 40 रुपए पर भी ये रिटर्न ले चुका है, उसके लिए ये रिटर्न बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैंने यहां एंट्री करी या मैंने यहां एंट्री करी, मुझे रिटर्न क्यों नहीं दे रहा, तो भैया ये स्टॉक मार्केट है, यहां पैसा ऐसे ही बनता है। तेजी भी आएगी और गिरावट भी आएगी। कंपनी को हर गिरावट में क्या करना पड़ता है? एक नया बेंचमार्क प्रोवाइड करना पड़ता है। भैया वो कैसे? यहां पर आओ। रियली बैड, गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, ठीक है, वापस आते हैं अब आपके डाटा पे। पहले हमारे पास है म्यूचुअल फंड्स का डाटा। अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट म्यूचुअल फंड, जो कि अक्टूबर का डाटा है, 49 म्यूचुअल फंड्स ने ऑफलोड किया है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में से। टोटल 165 म्यूचुअल फंड्स आपको देखने को यहां पर मिले हैं। अब ये म्यूचुअल फंड का डाटा क्या बताता है कि ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स ने क्या किया है, कितना चेंज है? 73 म्यूचुअल फंड्स ने बाय किया है, 49 म्यूचुअल फंड्स ने सेल किया है। अगर हम ओवरऑल देखें तो म्यूचुअल फंड्स की एंट्री स्टिल बड़ी है। जो नेट चेंज है वो कितना है? 6,53,34,651 स्टॉक्स का नेट चेंज आया है अक्टूबर के महीने में। एक बार क्वांटिटीज चेक कर लेते हैं। ये पहला पेज हमारे पास में सुज़लोन के म्यूचुअल फंड्स का, जहां आपको दिख रहा है सबसे बड़ा नाम कौन सा है? इन्वेस्को इंडिया आर्बिट्रेज फंड। इन्होंने 558% क्वांटिटी ऐड करी है अक्टूबर के महीने में, और क्वांटिटी कितनी है? 1,17,40,000 ये क्वांटिटी इन्होंने ऐड करी है। टाटा आर्बिट्रेज ने भी 388% ऐड किया है, एसबीआई आर्बिट्रेज ने 136%, और उसके बाद 973% एचडीएफसी आर्बिट्रेज ने। तो म्यूचुअल फंड्स बाइंग भी करते देखने को मिले हैं। लेकिन क्या म्यूचुअल फंड भी अपने प्राइसेस को नीचे लेकर के आ रहे हैं? क्योंकि अगर 80s पर म्यूचुअल फंड भी आए होंगे तो ऐसे में म्यूचुअल फंड को भी जरूरत है नीचे आने की। अब अक्टूबर के महीने में 51.90 के बेस पर सुज़लोन गिर गया था। तो क्या इन एंटिटीज के एंट्री होने की वजह से सुज़लोन के अंदर अक्टूबर के महीने और जून और आपके नवंबर के महीने में 51.90 से 60 तक के जो रिटर्न मिले, उनकी रीजन अक्टूबर में म्यूचुअल फंड है? तो यस, इसको हम मान सकते हैं। लेकिन क्या नवंबर में अब इन म्यूचुअल फंड से सेलिंग करी है? तो ये डाटा नवंबर के महीने में पता लगेगा। तो ये है टोटल डाटा म्यूचुअल फंड्स का। अब आते हैं आपकी, ये है ईएसओपी की खबर जो कि 12 नवंबर को आई थी। अलॉटमेंट ऑफ 19,25,750 इक्विटी शेयर्स वाया ईएसओपी। अब ईएसओपी से मुझे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तक मैंने जो भी डाटा आप लोगों के साथ डिस्कस किया है ऑन चार्ट रख के ईएसओपी की, हर तारीख को 2023 से लेकर के आज की डेट तक ऑलमोस्ट हर ईएसओपी के बाद में गिरावट आई है। अब एक डाटा और आप यहां पर देखना, ये आपके प्रमोटर और आपके एफआईआईज। प्रमोटर पिछले कुछ क्वार्टर से थोड़ा थोड़ा करके एग्जिट कर रहे हैं। एफआईआईज ने भी पिछले कुछ क्वार्टर से, जैसे 23.04 से 22.70%, एफआईआईज ने भी थोड़ी बहुत एग्जिट करी है, और ये सारा पब्लिक ने खींचा है। अब ऐसा नहीं है कि एफआईआईज कभी बाइंग करेंगे नहीं, बिल्कुल भैया, अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा है तो एफआईआईज वापस से आएंगे। पर जब स्टॉक इतना रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है तो एक लंबा कंसोलिडेशन फेज बनने में कोई बुराई नहीं है। यूजुअली ऐसे कंसोलिडेशन के अंदर स्टॉक 50% तक गिर जाता है अपने टॉप हाई से। यानी कि अगर आप 80 रुपए से टॉप हाई देखोगे तो इसका 50% कितना आता है? अराउंड 43-40 के आसपास आता है। तो क्या इतनी गिरावट आ सकती है? ये गिरावट भी तब एंटिसिपेट होती है जब मार्केट में क्रैशेस आए। अभी मार्केट टॉप हाई तक गया, सुज़लोन भी 51.90 से 60 तक चला गया। मार्केट अभी भी टॉप हाई पर है, बट सुज़लोन करेक्शन दे रहा है, तो यहां सेलिंग है। ठीक है, हमारे पास सारे फैक्टर्स अब यहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। अब आते हैं आपके अगले फैक्टर पर, जहां पर कंपनी के सीईओ का स्टेटमेंट क्या है ये देखना भी जरूरी है। इनका स्टेटमेंट है कि कंपनी अपने प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन को स्पीड अप करेगी
जो कि एक बड़ा कंसर्न रहा है पिछले पास्ट में कंपनी का, सुज़लोन का। अगर कंपनी ये स्पीड अप करने में कामयाब हो जाती है और डिले कंपनी के प्रोजेक्ट्स में जो चलता आया है, जिसकी वजह से कुछ रेजिग्नेशंस भी 2023 जून में कंपनी में देखने को मिले थे और रिसेंटली भी देखने को मिले 2025 में, तो वो रेजिग्नेशंस भी रुक सकते हैं और कंपनी का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन अगर बढ़ता है, अच्छा होता है, इंप्रूव होता है, तो ये कंपनी के लिए ओवरऑल अच्छा साइन है। लेकिन एक कंसर्न और आता है कंपनी के ऊपर, लैंड एक्विजिशन। ये भी एक कंसर्न है। इसके लिए भी कंपनी ने कल के दिन परसों अपडेट दी थी, जो मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया परसों की वीडियो के अंदर, जो कि पॉजिटिव है। तो आपको सब चीजें पता होनी चाहिए कि कंपनी कर क्या रही है। रिसेंटली पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी का टैक्स परसेंटेज आना शुरू हुआ है, वो भी नेगेटिव में जा रहा है क्योंकि ये डिफर्ड टैक्स है। ठीक है, तो वो पॉइंट डिस्कस है चैनल पर, जरूर देख लेना। बाय की रिकमेंडेशन आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से थी 6 नवंबर को और उसके बाद से गिरावट चालू है। टारगेट 76 का था, लेकिन इन्वेस्टर्स को बार बार उल्टी गिनती देखने को मिलती है जब भी मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट बढ़े आते हैं। अब हमारे पास अगले मार्केट एक्सपर्ट्स आते हैं, मोतीलाल ओसवाल, जिन्होंने 5 नवंबर को 74 का टारगेट दिया था, बाय की रेटिंग दी थी, तब से वापस शेयर में गिरावट है। अब मार्केट एक्सपर्ट्स ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया है, कभी 80, कभी 74, कभी 75, लेकिन इन्वेस्टर्स को कुछ नहीं मिलता है सिवाय गिरावट के। तो हमें यह पता होना चाहिए इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है। 39.8 का आपका आरएसआई है, 59.4 का आपका एमएफआई है। इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि सुज़लोन एक अच्छा रिटर्न रिसेंटली दे चुका है। अब अगर हम चाहते हैं कि हमें कंपनी और रिटर्न दे, तो हमारे पास दो कंसर्न उठ करके आते हैं। पहला कंसर्न हमारे पास में आता है एग्जीक्यूशन डिले, जिसकी वजह से 2024 सितंबर से लगभग 2024 सितंबर से सुज़लोन में गिरावट धीरे धीरे करके देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर कंपनी को नेक्स्ट हायर लेवल पर जाना है तो कंपनी को अपना एग्जीक्यूशन स्ट्रांग करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरबर्डन ऑफ प्रोजेक्ट्स भी एक बड़ा प्रेशर आता है। ओवरबर्डन ऑफ प्रोजेक्ट्स पर डिले अगर एग्जीक्यूशन आता है तो वो एक बड़ा प्रेशर है। अप्रैल के महीने के अंदर कंपनी में 3 ऑर्डर्स कैंसिल हुए थे, पता आप लोगों को ये चीज, डाटा अवेलेबल है चैनल पर, जरूर चेकआउट करना। तो अगर कंपनी अपने इस पहले कंसर्न को एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाती है तो कंपनी एक नेक्स्ट स्टेप फर्दर आती है, जो कि एक प्लस पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट है प्रमोटर का एग्जिट होना। प्रमोटर का एग्जिट होना कोई कंसर्न इतना बड़ा मैं नहीं मानता वैसे, बट अगर प्रमोटर एग्जिट हो रहे हैं और उसकी बाइंग सारी पब्लिक खींच रही है तो वो एक कंसर्न है, वो एक कंसर्न है। बट अगर प्रमोटर की बाइंग आपके एफआईएस, डीआईएस या लार्ज एंटिटीज जो कि बने रहना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, वो खरीदते हैं तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो हमें सब नजरिए से ये दो कंक्लूजन निकल करके आते हैं। पहला, एलिमिनेशन ऑफ कंपनीज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन डिले, ये होता है तो ये पॉजिटिव चीज है। दूसरा, प्रमोटर अगर एग्जिट कर रहे हैं तो उसकी बाइंग लार्ज एंटिटीज एफआईएस, डीआईएस में आ रही है, तो ये एक अच्छी बात है। तो ये दो कंक्लूजन निकलते हैं सुज़लोन के अंदर। सब चीजें आपके सामने इस वीडियो में डिस्कस हो चुकी हैं। सब्सक्राइब करना चाहो तो कर देना। आई एम NISM सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।